नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो सहसंबंध गुणांक को हम आर या आर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल वाई। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम सिंपली आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या आर इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आर एक्स वाई इस प्रकार भी लिख सकते हैं या आर एक्स वाई सिंपल लिख सकते हैं। कई बार रो से भी लिखा जाता है और कई बार रो एक्स वाई से भी लिखा जाता है। तो किसी भी प्रकार का नोटेशन हो, बात एक ही है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इक्वल टू होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कई बार कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को भी इस प्रकार लिख देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यानी एक्स वेरिएबल यानी चर एक्स के लिए मानक विचलन गुणा चर वाई के लिए मानक विचलन तथा चर एक्स तथा वाई के लिए मानक विचलन। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है वो वेरिएंस के बराबर होता है। यानी अगर हमें एक्स का प्रसरण ज्ञात करना हो तो वो उसके मानक विचलन के वर्ग के बराबर होता है। तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अगर ये स्क्वायर है तो इससे दो वैल्यू मिलनी चाहिए, एक प्लस की और एक माइनस की। लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल एक्स दोनों हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो हमेशा यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। तो इसी फॉर्मूले को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई, और दोनों चीजें रूट के अंदर। तो आप रूट अलग अलग भी लिख सकते हो, कई लोग रूट के अंदर एक साथ लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इंटू रूट के अंदर वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई। अब अगर हम यहां पे फॉर्मूले की बात करें तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, इसका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो अगर हम इजीली देख सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है वो कोवेरियंस ऑफ वाई को एक्स के इक्वल होता है। यानी अगर मैं x को y से और y को x से रिप्लेस कर दूं तो x बार y बार से रिप्लेस हो जाएगा और y बार x बार से रिप्लेस हो जाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे और वैल्यू दोबारा एज इट इज मिल जाएगी। तो अगर ये सिमेट्रिक है तो क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो भी सिमेट्रिक है, ये हमें देखना है। तो अगर मैं आर वाई को मैं x ज्ञात करूं तो आर वाई को मैं x यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल y एंड x इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन y, x अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल y इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल x। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये सिमेट्रिक होते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं इसे लिख सकता हूं कोवेरियंस बिटवीन x, y, और आपस में मल्टीप्लाई में है तो अगर 2 इंटू 3 लिखो चाहे 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, और ये जो वैल्यू है ये हमारे फॉर्मूले में हम पढ़ चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की होती है। तो ये वैल्यू होगी आर, या ऐसे लिख सकते हैं आर एक्स वाई। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो वेरिएबल एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, यानी सममित गुणधर्म का पालन करता है, सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या करता है? फॉलो करता है। हमें सबसे पहले कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई का जो फॉर्मूला था वो दिया था कार्ल पियर्सन ने। और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला था वो दिया था कार्ल पियर्सन ने। तो यानी ये दोनों ही फॉर्मूले हैं वो कार्ल पियर्सन ने दिए थे। दोनों फॉर्मूले कार्ल पियर्सन ने दिए, इनको आपस में डिवाइड भी कार्ल पियर्सन ने किया। तो नया फॉर्मूला है जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का है वो भी किसके द्वारा दिया गया? कार्ल पियर्सन द्वारा।
अब हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है वो होता है रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, और वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो रूट के अंदर कभी भी कोई क्वांटिटी है तो वो हमेशा सीधी सी बात है पॉजिटिव मिलेगी। तो सिग्मा एक्स है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर सभी वेरिएबल इक्वल ना हो तो केवल एक पोजीशन को छोड़ के हमारी ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा एक्स है वो हमेशा लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं कि कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई है, उसकी जो रेंज होती है यानी इसकी जो परास होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है, इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, तो इसका मतलब जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो वैल्यू पॉजिटिव भी मिल सकती है और नेगेटिव भी मिल सकती है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है उसकी वैल्यू कैसी संभव है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है और साथ ही साथ 0 भी पॉसिबल है। हम पढ़ चुके हैं जब x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, स्वतंत्र चर होते हैं, तो कोवेरियंस बिटवीन x और y की वैल्यू होती है 0, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो ऑब्वियस है कि ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 0 होगी। आरपीएससी कॉल लेक्चर 2016 में जो पेपर हुआ था, मैथ्स के पेपर में आया क्वेश्चन है व्हाट इज रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक की परास क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसे मेथड से करें तो आर इक्वल टू होता है कोवेरियंस बिटवीन एक्स और वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब अगर मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखूं तो मुझे मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और सिग्मा एक्स होता है जो वेरिएंस ऑफ एक्स का रूट होता है, तो रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। यानी इस फॉर्मूले में y को अगर मैं x से रिप्लेस करूंगा तो मुझे वेरिएंस ऑफ x मिलेगा, और रूट के अंदर वेरिएंस ऑफ x लिखना है तो मैं यहाँ से ये वैल्यू लिख सकता हूँ इजीली। इसी प्रकार अगर मैं यहाँ x को y से रिप्लेस करूंगा तो मुझे वेरिएंस ऑफ y की वैल्यू मिलेगी। तो और यहाँ पे सिग्मा y बराबर होता है रूट वेरिएंस ऑफ y, तो मुझे मिलेगा सिग्मा y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये रूट एन और ये रूट एन मल्टीप्लाई होकर एन में कन्वर्ट हो जाएंगे और इस एन को कैंसिल कर देंगे, तो सोल्व करने पर हमें मिलेगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये वैल्यू मुझे किसकी प्राप्त होगी, आर की प्राप्त होगी। अगर मैं आर स्क्वायर ज्ञात करूं तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। अब मैं एक एसमी का काम में लूंगा जिससे कहते हैं स्वार्ज एसमी का। स्वार्ज इनइक्वलिटी। तो स्वार्ज इनइक्वलिटी क्या कहती है, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में अगर आपने देखा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इससे अगर मैं और सोल्व करके लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेस देन 1। तो अगर ये वेक्टर फॉर्म में हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, इसी अगर इनइक्वलिटी की हेल्प से अगर हम इसको देखें तो ये है, अगर मैं इसे ए वेक्टर कहूँ इसे बी वेक्टर कहूँ तो ये ए डॉट बी है और ए डॉट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है नीचे ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये इनइक्वलिटी कहती है कि इसकी वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो इसकी हेल्प से मैं लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर है, ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो और ये दोनों इक्वल है
तो आर स्क्वायर भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। और इससे मैं कैसे लिख सकता हूँ, इससे मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ कि आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में होगी। इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। या फिर इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो आर है वो होगा -1 to 1 के बीच में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा -1 to 1। अगर आप ये मेथड से सोल्व नहीं करना चाह रहे और वैसे अगर हम ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो हमें पता है कि आर की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। इस ऑप्शन में 0 to इन्फिनिटी है, यानी 0 है, पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ये आर की रेंज नहीं हो सकती। इस ऑप्शन में 0 है, पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें हमें नेगेटिव वैल्यू दे रखी है और 0 दे रखी है, यानी -1 to 0 दे रखा है। तो इसका मतलब इस ऑप्शन में हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं दे रखी, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में हम सीधा भी हिसाब लगा सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन केवल एक ही पॉसिबल है, वो है -1 to +1। क्वेश्चन है द लिमिट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई बिटवीन कोटि सहसंबंध गुणांक की सीमा होती है। तो हमें पता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर है उसकी रेंज होती है, वो होती है -1 to 1। तो इसकी जो लेफ्ट लिमिट होगी वो -1 होगी, जो राइट लिमिट है वो +1 होगी। तो आंसर होगा -1 and +1। कई बार इसको ऐसे भी दे सकते हैं कि लिमिट लाइज बिटवीन -1 to 1 इंक्लूडिंग 1। तो कई प्रकार से ऑप्शन दिया जाता है, तो हमें आंसर वही टिक करना है जिसमें -1 और +1 दोनों आए। तो इसको ऑप्शन को चेंज करके इस प्रकार भी दिया जा सकता है -1 to +1, या इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि -1 to +1 इंक्लूडिंग यानी शामिल करते हुए -1 and +1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ R इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स देन। तो इसमें दे रखा है कि R ग्रेटर देन इक्वल टू 1, R लेस देन इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ R लेस देन इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ R ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि जो R है उसके जो रेंज है वो है -1 to 1। तो इसका मतलब वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ R लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे कई बार जल्दबाजी में हम ये आंसर टिक कर देते हैं कि R लेस देन इक्वल टू 1। तो R लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे 1 है, ये 0 है, ये 1 है, R लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब R की वैल्यू 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2, -3, -50 के बीच में। तो -2 to 1 हो गया, तो -2 to 1 नहीं होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। तो -1 to 1 होना चाहिए, इसका मतलब सही जो हमारा करेक्ट आंसर हुआ है मॉडुलस R लेस देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरिएबल्स x एंड y रिप्रेजेंट हाइट इन सेंटीमीटर एंड वेट इन ग्राम रिस्पेक्टिवली। तो यानी हमारा जो x वेरिएबल है वो हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटीमीटर में, और y वेरिएबल है वो वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राम में। द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y हैज द यूनिट। तो कोरिलेशन की यूनिट क्या होगी, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम इंटू सेंटीमीटर, नन ऑफ दीज। तो हमें पता है कि जो R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कोवेरियंस बिटवीन x y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर वेरिएबल x इंटू स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉर वेरिएबल y। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि रूट वेरिएंस ऑफ x। तो वेरिएंस ऑफ x का रूट लिख के इसको वेरिएंस ऑफ y का रूट के भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें इसकी लिमिट निकालनी है, तो अगर x हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो होगी सेंटीमीटर इंटू ग्राम अपॉन, इसकी जो लिमिट लगा लेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगी, और इसकी जो लिमिट निकालेंगे वो किस में आएगी, ग्राम में आएगी। आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये क्या है, यूनिट लेस है, मात्रक रहित है। तो हमारा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है यानी जो R है वो यूनिट लेस है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी नन ऑफ दीज।